नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है बीएसनी की 5th एडिशन वाली हमारी सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने चंद शासक जो थे कंप्लीट कर लिए थे कल पूरे, और आज मैंने आपको बोला था हम पढ़ेंगे चंदों की जो है प्रशासनिक स्वरूप और इनके भू राजस्व नीति के बारे में, और चंदकालीन व्यवस्था, कर और प्रमुख किले, तो इन सभी के बारे में आज हम रिवीजन करेंगे। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप से। तो राजा चंदों का सर्वोच्च शासक व प्रधान न्यायाधीश होता था। तो राजा क्या होता था? सर्वोच्च शासक होता था, और क्या होता था? न्यायाधीश होता था। चंदों का शासन पंचायती राजतंत्र था, जो अपने अपने नाम के अंत में देव शब्द का धारण करते थे। पंचायती राजतंत्र था किसका? चंदों का शासन। और राज्य की समस्त भूमि राजा के अधीन होती थी, जिसे राजा गूठ, संकल्प या रौद के रूप में जमीन दे सकता था। लेकिन पर्वत चंद, रतन चंद और त्रिमल चंद आदि ने पिता के रहते हुए जमीनों को दान दिया था। तो जो गूठ होती है, संकल्प होती है और रौद भूमि होती है, ये जमीन दे सकते थे। ठीक है, ये अलग अलग होती है, आगे देखेंगे। और ये सब भूमि से संबंध है इनका। और पर्वत चंद और रतन चंद और त्रिमल चंद ऐसे थे जिन्होंने पिता के रहते हुए जो है अपनी जमीन जो है दान दी थी। इसके अलावा चंद राजाओं के सेनापति को भक्सी कहा गया। क्या कहा गया? भक्सी कहा गया। और चंदों के समय में जो परामर्शदार्ती का कार्य कौन करते थे? मेहरा और फरतेयाल। ठीक है, मंत्री और सेनापति थे। इसके अलावा चंद राजाओं के जो है दीवान जोशी हुआ करते थे। जो चंद राजाओं के दीवान थे वो कौन होते थे? जोशी हुआ करते थे। और शिवदेव जोशी हो गए, जैसे हरकदेव जोशी हो गए, आदि बड़े विख्यात दीवान हुए, जिनके दीवान की उपाधि जो है प्रधानमंत्री के समान होती थी। यानी कि प्रधानमंत्री जो होते थे जोशी लोग होते थे। ठीक है। और चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री या सचिव होते थे, जिसमें अधिकतम संख्या 10 होती थी। तो जो है जो चंद काल था उस टाइम पे दीवान या जो मंत्री होते थे उसके अधीन कितने होते थे? 10 लोग होते थे। ठीक है। और चंद राज्य मंडलों में विभक्त था, लेकिन मंडल दो प्रकार के थे। एक था सामंतों के अधीन, एक था राजा के अधीन। तो कैसे था? एक था सामंतों के अधीन, एक था राजा के अधीन। आगे सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे, उन्हें ठक्कुर की उपाधि दी गई थी। मंडलों के नीचे देश होते थे, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, खरक देश, पर्वत डोटी का देश आदि उल्लेखित मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी, और जो दो प्रकार से विभक्त थी। पहली नागरिक और दूसरी सैनिक कमांडर। तो नागरिक जो है इसमें परगने के अधिकारी को सीकदार या सीरीदार कहा गया था, और सैनिक कमांडर के अधीन जिसका मुखिया जो है बख्शी होता था। आगे देखेंगे। उद्योग चंद के समय में माल का जो है सीकदार जगन्नाथ बरय एवं सीरा का सिकदार गंगराम था, जबकि जगतचंद के समय में सीरा का सिकदार शत्रुपाल भंडारी था। और चंदों के समय में परगने काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फालदाकोट, पाली पिछाऊ और कोटली आदि का जिक्र मिलता है। और तराई भाबर में 6 परगने थे, जिसमें बक्सी, माल, बुक्सार, मुड़िया, किलपुरी और छिनकी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला, पहले तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला। और इसमें हमने क्या क्या देखा? पहले देखा चंदों के समय परगने। तो चंदों के समय कौन कौन से परगने थे? काली कुमाऊं, सोर, सिरा, फालदाकोट, पाली पिछाऊ और कोटली। इसके अलावा तराई भावर में 6 परगने थे, जैसे बक्सी, माल, बुक्साड़, मुड़िया, किलपुरी और छिनकी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। आगे है परगने गरखे में विभक्त थे। काली कुमाऊं व माल में जिन्हें पट्टी कहते थे, और सोर व सिरा में गरखे कहते थे। यानी कि परगने गरखों में विभक्त थे, जो परगने थे वो गरखे में विभक्त थे, और काली कुमाऊं व माल में जिन्हें पट्टी कहते थे, और सोर व सिरा में गरखे कहते थे। और गरखे का जो है प्रशासक नेगी होते थे, जबकि सोर का नेगी शिरोमणि जोशी का अंत नेगी जो अंत जो है नेगी पद का नाम होता था, जो जाति नहीं है। यानी कि जो नेगी है ना, यहाँ पे ये नेगी, ये एक पद है, कोई जाति नहीं है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। गरखे पुनः गांव में विभक्त थे, और गांव के मुखिया सयाना या बूढ़ा हुआ करते थे। और काली कुमाऊं व जोहार में ग्राम मुखिया को बूढ़ा कहते थे। तो काली कुमाऊं और जोहार में क्या कहते थे? जो सयाना होता था, मुखिया होता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे बूढ़ा कहा जाता था। इसके अलावा पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना कहते थे। पाली परगने और सल्ट वाले क्षेत्र में क्या कहते थे? सयाना कहते थे। यानी कि देखो, जो काली कुमाऊं है और जोहार वाला क्षेत्र है वहाँ बूढ़ा कहते थे, और पाली परगने और सल्ट क्षेत्र वाले गांव मुखिया को सयाना कहते थे। जो गांव के न्यायाधीश भी होते थे, जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, और सयाना के नीचे थोकदार होते थे। और कल्याण चंद चतुर्थ के अभिलेख में लच्छी गुसाई मनराल 16 गायों का सयाना था।
और डाकिया राजा को दे गल्ला छहाड़ा उपज का 6वां भाग वसूल करते थे। ठीक है। इसके अलावा है पंचनवीसी नामक पंचायती कचहरी चंदों के समय की थी, जिसे थान भी कहते थे, और जो है दंडाधिकारी को दंडे कहा जाता था। और कुमाऊं चंदकालीन प्रशासन का विभाजन इस प्रकार था। किस प्रकार था? चंद राज्य था, फिर मंडल था, फिर देश, फिर परगने, फिर गरखे, फिर गांव। गरखे भी गांव में विभक्त थे ना, हमने देखा था। तो क्या क्या हो गए? चंद राज्य हो गया, फिर मंडल हो गए, फिर देश हो गया, फिर परगने हो गए, गरखे हो गया, फिर गांव हो गया। उसके बाद है चंद्रकालीन प्रशासनिक इकाइयों को भागों में विभक्त किया था। 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पौरी, 15 विस्वा। ठीक है। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो सबसे पहले है 4 बूढ़ा। तो 4 बूढ़ा को क्या कहा जाता है? 4 बूढ़ा को कहा जाता है जिसके अंतर्गत 4 बूढ़ा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? गार्गी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये 4 किलेदार इन्होंने नियुक्त किए थे सोमचंद्र ने। ये वही हैं। कौन से? कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी। ठीक है। तो 4 किलेदार हैं ये उस टाइम के, जिन्हें 4 बूढ़ा कहा गया। उसके बाद 5 थोक हमने पढ़ा। तो 5 थोक कौन कौन थे? मेहरा, फरत्याल, देव, ढेक और खड़ायत। इसके अलावा पंचबिड़िया वर्ग में देखा जाए तो 4 चौथानी व 6 छरिया ब्राह्मण आते हैं। और चंद्रकाल के सामान्य प्रजा के लिए, चंद्रकाल में जो है सामान्य प्रजा जो होती थी उसे पौड़ी 15 विस्वा का जिक्र मिलता है। सामान्य जो प्रजा होती थी उसके लिए पौड़ी 15 विस्वा का जिक्र मिलता है। और चंदों के समय में सीराकोट कुख्यात कारागार था। तो जो चंदों के समय में जो सीराकोट था वो क्या था? कुख्यात कारागार था, जहाँ राजा दीपचंद एवं उसके 2 पुत्रों को कैद करके रखा था। लास्ट में आपने देखा होगा जो दीपचंद था, उस राजा दीपचंद था, उसको और उसके 2 पुत्रों को क्या कर दिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। तो वही सीराकोट के किले में ही उसे क्या किया जाता है? कैद किया जाता है। और ये क्या है? कुख्यात कारागार था उस टाइम पे। इसके अलावा चंद्रकाल में चौथानी ब्राह्मण टोली का कार्य विवाह करना था। तो चंद्रकाल में विवाह कार्य करना किसका था? वो था चौथानी ब्राह्मण टोली का। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखेंगे चंदों की जो है भू राजस्व नीति। तो कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक अंग को कोश होता है और एक अंग एक कोश होता है, जिसमें एक अंग कोश होता है। चंदों के समय राजा जिनको रौत, गूठ, विष्णुप्रति के रूप में जमीन देता था उसे थातवान कहा जाता था। ठीक है। थातवान किसे कहा जाता था? जिसे चंद राजा रौत, गूठ या विष्णुप्रति के रूप में जमीन देता था। खाईकर क्या होती थी? खाई हुई भूमि पर कर देने वाला। अनाज व नकदी दोनों के रूप में कर देता था, उसे सिरतान नकदी के रूप में कर देता था। अब देखिए यहाँ पे कैनी के बारे में। देखो कैनी कौन होते हैं? कैनी मैंने बोला था कि 1/6 जो अनाज होता है, गल्ला छाड़ा जैसे कहा जाता है, उसे राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। तो भूदास होते थे। ये कौन होते थे? कैनी लोग। ठीक है। थातवान कैनी के बिना जमीन को नहीं बेच सकते थे। जो थातवान थे वो कैनी को बिना जमीन नहीं बेच सकते थे। और कैनी झूठा नहीं खाता था, जबकि छेवड़ा झूठा खा सकता था। उसे जब चाहे किसी को बेच सकता था। आगे देखेंगे, राजा किसी भी व्यक्ति को बहादुरी के लिए रौत या पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। गल्ला छाड़ा एक प्रकार का भूराजस्व था, जो सामान्यतः अनाज का 1/6 भाग व नगद के रूप में भी होता था। प्रधान हर गांव में होता था और जो है मालगुजारी वसूल करता था। तो मालगुजारी वसूल कौन करता था? प्रधान करता था। ठीक है। इसके अलावा प्रधान जो पद था वो वंशानुगत होता था और प्रधान के नीचे कटोल व प्रहरी होते थे। कटोल और प्रहरी क्या होते थे? प्रधान के नीचे होते थे। कटोल प्रधान के अधीन कार्य करता था और लगान विषय का हिसाब किताब रखता था। और प्रत्येक गांव में प्रहरी होता था जो गांव की चौकीदारी करता था। तो प्रहरी क्या हो गया? चौकीदारी करता था। घरेलू नौकर या दास को छेवड़ा या दासियों को छेवड़ी कहा जाता था एवं अस्कोट के रजवार छेड़ों को जो है सेवक या विस्ता कहते थे। विष्णुप्रति या गूढ़ भूमि को प्राय मंदिरों की दान दी जाती थी। तो गूढ़ भूमि और विष्णुप्रति भूमि कौन सी होती थी? जो मंदिरों को दान दी जाती थी। भूमि माप की इकाई नाली, जूला, अधाली और मसा थी। तो कौन कौन सी थी? नाली, जूला, अधाली और मसा। नाली, जूला, अधाली, मसा। नाली तो आप लोगों को पता होगा। जूला, अधाली और मसा। देखो एक मसा कितना होता था? 2 किलो से कम होता था। और जूला कितना होता था? 10 क्विंटल के बराबर होता था। और अधाली कितना होता था? अधाली होता था 15 किलो के बराबर। तो क्या क्या होते थे? नाली, जूला, अधाली, मसा। इसके अलावा 20 नाली भूमि को लगभग 1 एकड़ के बराबर होती थी। तो 20 नाली भूमि जितनी भी होगी वो 1 एकड़ के बराबर होगी, जिसे बीसा कहा गया था। और चंदों के समय 36 प्रकार के राजकर थे जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। तो चंदों के समय में 36 प्रकार के राजकर थे जिन्हें छत्तीसी कहा गया। और चंदों के समय सभी करों के नाम 36 रकम व 32 कलम था, जिसे गोरखों ने जो है समाप्त किया। ठीक है।
अब देखेंगे चंद्रकालीन कर व्यवस्था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कर व्यवस्था तो आ ही जाती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है जूरिया कर। तो जूरिया कर क्या होता है, नदी पुलों पर लगने वाले इस कर को सांगा भी कहते हैं। ठीक है, नदी पुलों पर लगने वाले कर को। सिरती कर हो जाता नगद कर, जो प्राय माल भावर व भूटिया व्यापारियों के वसूला जाता था। सिरती से ही सिरतान शब्द निकला है। सिरती एक नगद कर होता है जिनसे लिया जाता था भावर व भूटिया व्यापारियों से। ठीक है, रखिया रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार में लिया जाने वाला कर था। मांगा युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मांगा कर था। खैनी कपिलिनी, तो खैनी कपिलिनी क्या था, खैनी कपिलिनी महत्वपूर्ण हो सकता है। खैनी कपिलिनी था कुली बेगार कर। इसके अलावा क्या है, बैकर अनाज के रूप में देकर। तो बैकर क्या होता था, अनाज के रूप में जो देकर होता था। कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर। टाट कर सूती वस्त्रों से बुनकरों के रूप में लिया जाने वाला कर। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब है मिझारी का, जो है कामगारों से लिया जाने वाला कर, मिझारी। और है रद्दगली साहू, इसे साउली भी कहा जाता है। मूनाकोट ताम्रपत्र में लेखक का जो दे कर का वर्णन है, इसे साउली भी कहा जाता है। कूत नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज कूत कहलाता है। भेंट राजा या राजकुमार से जो भेंट करने जाता था, भेंट लेके जाता था, पैसे लेके जाता था, उसे भेंट कहा गया है। सीकरदार नेगी पदाधिकारी का देय कर होता था। टिप्पणी लक्ष्मी चंद के समय में जो है मूनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए सीकरदार नेगी 2 रुपये का कर ठहराया था, जिसमें सीकरदार नेगी कर पूरे गांव से लिया जाता था। पूरे गांव से लिया जाता था 2 रुपये। ठीक है, अब है कनक कर। तो कनक क्या होता था, सौका व्यापारियों के जो है स्वर्ण धूल के रूप में। तो सौका व्यापारी से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। डाला गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर, सयाने को। ठीक है, और है मौ, हर परिवार से लिया जाने वाला कर। मौ जिससे आपने सुना भी होगा, पहाड़ी में परिवार को मौ कहा जाता है। भात कर, बड़े उत्सवों में भात की दावत पर भाग कर घराटों में लगने वाला है। कर को न्योली कर, न्याय पाने के लिए जो है देना होता था ना कर, उसे कहा जाता है न्योली कर। और है राउल देवला। तो जो है रॉयल और देवला जो कर था, ये था राज परिवार में देवी देवताओं की पूजा के लिए। बजनिया राजा के नृत्यकों व नर्तकियों के लिए। घोड़ियालों राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर। कमीनचारी और सयानचारी, सयाना या बूढ़ा को दिया जाने वाला कर जो किसानों की लगान से वसूलता था। हिलियानी और अधूल कर, तो बरसात के समय में जो रोड खराब हो जाती थी, उसको सही करने के लिए, मरम्मत करने के लिए जो कर लिया जाता था, उसे जो है हलियानी और अधूल कर कहा जाता था। ठीक है, इसका वर्णन सिंघाली ताम्रपत्र से में मिला हुआ है। पौरी कर, पहरी कर, जिसे राजधानी की रखवाली के लिए लिया जाता था। बाजदार कर जो है महाजनों से का देकर था। औतली राजा की ज़मीन होती थी। औताली होता है, ठीक है, औताली। और कुकरियालो राजा के कुत्तों के लिए देकर था। स्यूक कर राजा के सेवकों के लिए। स्यूक किसके लिए, सेवकों के लिए। जागरिया जागर लगाने वाले ब्राह्मणों के लिए। चौबदार क्या होता है, राजा की निजी वस्तुएं जैसे तलवार हो गई, ढाल हो गई, ढोने हो गए आदि हेतु लिया जाने वाला कर। स्यूक हो गया, स्यूक होता है राजा के मुकुर समय पर दिया जाने वाला नजराना। देखो यहाँ पे ये वाला स्यूक और ये वाला सेम नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोगों को पता हो तो इसका ज़रा कमेंट करके बताना। वैसे ये भी सेवकों के लिए ही लिखा हुआ है, देखो सेम है, मेरे ख्याल से रिपीटेड है फिर। ठीक है, जो है गरखा नेगी, देखो गरखा नेगी है महत्वपूर्ण। तो गरखा नेगी क्या है, गरखा नेगी पटवारी व कानूनगो के लिए कर है। तो ये अभी जैसे हमारा अभी सितंबर में एग्जाम होने वाला है, क्या पता उसमें पूछ ले। तो गरखा नेगी जो होता था, क्या होता था, पटवारी व कानूनगो से के लिए लिया जाने वाला कर होता था। ठीक है, गरखा नेगी। अब देखेंगे चंद्रकालीन धार्मिक जीवन व स्थापत्य। तो बैजनाथ में मंदिरों में जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर चंदों ने बनाया था। बैजनाथ के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर। चंद शासकों की जो राज्य चिन्ह था, क्या था, गाय था चंद शासकों का। लेकिन अगर पूछेगा ज्ञानचंद का क्या था, तो गरुड़ था उसका। ठीक है, और बालेश्वर का मंदिर मूलतः कत्यूरी ने बनाया था, जबकि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 में किया था। इसके अलावा पिथौरागढ़ के नकुलेश्वर मंदिर चंद्रकालीन है, जिसके पास भगवान बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श जो मुद्रा में जो है उत्कीर्ण मूर्ति है। और मढ़ का सूर्य मंदिर चंद्रकालीन है। तो मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ में ये वाला। ठीक है, तो कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और ये क्या है, चंद्रकालीन है, जिसमें 7 घोड़ों के विराजमान सूर्य की देवता की प्रतिमा है और इसके पास में क्या है, एक हथिया देवाल भी
है। ठीक है। और पिथौरागढ़ के मंसौली एवं कासनी में चंद्रकालीन पंचायतन शैली के 5 मंदिर थे जो वर्तमान में कुछ ही अस्तित्व में हैं। और लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार में 1563 में कल्याण चंद्र द्वारा निर्मित है, जिसे फोर्ट मेरा किला भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड के जो है प्रमुख किले, तो पहला है लाल मंडी किला, अल्मोड़ा में 1563 में कल्याण चंद ने बनाया था। खगवरा का किला भीष्मचंद ने बनाया था। मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया था। राजभुंगा का किला सोमचंद ने बनाया था, यहीं पे स्थापना होती है चंद राजवंश की। नेथरा किला अल्मोड़ा में गोरखाकालीन है। सिरमोही किला लोहाघाट चंपावत में है। और इसमें बाड़ासुर का किला, ये चंपावत स्थानीय नाम इसका मारकोट है। और जो है गुल्ला चोड़ जो है राजा गोरिल ने बनाया था। बैराट का किला कालसी के निकट है। कुलवागढ़ी का किला रुड़की के ग्राम राजा में है। रुद्रपुर का किला काशीपुर के शिवदेव जोशी ने बनाया था। ठीक है। और जो है मैं शिवदेव जोशी ने बनाया था। मुगलगढ़ी चंपावत में है। और खांगला या नाला पानी का किला देहरादून में है। तो खांगला या नाला पानी का किला कहाँ है, वो है देहरादून में। मुगलगढ़ी कहाँ है, यह है चंपावत में। ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना या मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। इसके अलावा चंद्रकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, यहाँ पे बस ख़त्म ही होने वाला है। और चंद्रकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और शासक दोनों ही देख लेना, 2 वीडियो आई हैं चंद्र शासक से जुड़ी हुई। तो पहला है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं में आया था। तो सोमचंद कुमाऊं में कब आया था, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में। इसके अलावा चंदों के राजकुमार को अपने आप से पहले, चंदों के जो राजकुमार थे अपने आप से पहले जो है कुंवर या गुस्वाई लगाते थे। और लेकिन भारती चंद के जाक ताम्रपत्र में पर्वतचंद के नाम से पूर्व कुंवर लगा था और रत्नचंद के नाम के बाद कुंवर लगा था। अतः रत्नचंद छोटा पुत्र हो सकता है। और चंद राजाओं की उपाधि श्री राजाधिराज महाराज धीराज थी। और ताम्रपत्रों में उत्कीर्ण को सुनार या सुधार कहा गया है। और ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे, जिन्हें जोईसी भी कहा जाता था। ज्ञानचंद को गोबासा ताम्रपत्र में उत्कीर्ण के लिए जो है लिखित इंद पदाकर्णे नाम से प्रयोग किया गया है। और चंदों के ताम्रपत्रों में राजाओं की वंशावली नहीं मिलती है, बल्कि कत्यूरी के ताम्रपत्र में राजाओं की वंशावली मिलती है। केवल एकमात्र चंद राजा जगत चंद है जिसके बरम ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, जिसके बाद जो काली कुमाऊं चंपावती नदी के तट पर थी। और चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा या आलमनगर थी, जो कोसी नदी के तट पर थी। इसके अलावा चंद शासक ने जो है राजधानी के लिए बुंगा, राजपुर, राजधाई शब्द का प्रयोग मिलता है। और चंद काल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को जो है सेलखनिया कहा गया था। और चंद काल में गाय बैल रखने वाले स्थान को ठाठ, जबकि मांस के लिए प्रयोग होने वाले जानवर जैसे बकरी भेड़ आदि रखने वाले स्थान को सीकर कहते थे। और सीकर के अधिकारी को जो है सीकरा या साका कहा गया था। ठीक है। अब देखेंगे चंदों की सामाजिक व्यवस्था। तो चंदों की सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो चंद राजा अपने आप को चंदवंशी राजपूत मानते थे। नाली शब्द का सर्वप्रथम उपयोग तमिल साहित्य में मिलता है। ओझा नामक ब्राह्मण व रावत नामक राजपूत कत्यूरी राजाओं के समय आए, जबकि कोश्यारी राजपूत का मूल निवास बंगाल था। जोशी एवं पंत नामक ब्राह्मण कुमाऊं में जो है महाराष्ट्र से आए। और बसेड़े राजपूत राजस्थान के बांसवाड़े से कुमाऊं आए। और कुमाऊं के सबसे प्राचीनतम देवता एडी व घुरूड़िया है। दोनों देवताओं को पशुचारकों द्वारा पूजा जाता है। आगे देखेंगे कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग हैं, चौथानी, पंचबिड़िया और खस ब्राह्मण। चौथानी, पंचबिड़िया और खस ब्राह्मण। चौथानी, पंचबिड़िया और खस ब्राह्मण। और इन्हें स्थानीय भाषा में पितलिया ब्राह्मण कहते हैं, जिन्हें चौथानी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। और राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठक्कुर लिखा गया है। और राजपूत भी 2 प्रकार के थे, आर्य राजपूत और खस राजपूत। आर्य राजपूत बाहरी भागों से आए थे, जिनके अंतर्गत चंद राजा के वंशज भी आते हैं और वैश्य वर्ग के लिए साहू कहते हैं, जबकि पौरी राजमहल के चौकीदारी करते थे। और कुमाऊं में उत्कीर्ण का काम सुनार व टमटा करते थे, जबकि कपड़े बुनने का काम राजकोली करते थे। और कुमाऊं के स्वर्णकारों द्वारा तिब्बत क्षेत्र में जो है बोरेक्स का आयात किया जाता था। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हमने कंप्लीट कर लिया है और कल हम देखेंगे पवार वंश। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी 2 वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।